जय हिंद फ्रेंड। क्या बात है कि लगातार आपकी क्लास चल रही है। एक के बाद एक मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं। इस सेकंड मॉडल पेपर है, सोशल साइंस का ही अभी है। बट इसमें आपको क्या बताना है, इस मॉडल पेपर में, इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। कुछ नहीं सोचने का क्या मतलब है कि ऐसे ही 2-3 मॉडल पेपर अभी और हैं, उन सबको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडल पेपर हम जितने सॉल्व कर रहे हैं इन सबको आपको ध्यान देना है, और सबको आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे, बस आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। और एग्जाम वाले जो बाबा होते हैं, मतलब जो एग्जाम पेपर बनाते हैं, उनसे बोलिए कि अब आप पूछिए क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाले हैं। और हम लोग अब आते हैं इस पे, और इस बार तो हमें उम्मीद है कि इसको तो भाई कंप्लीट एक वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए तो सेकंड पार्ट हमको लाना पड़ा, बट इसको एक ही में कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों का कहना था कि वाइट बैकग्राउंड हटाइए यहाँ से, हमने उसको भी हटा दिया है। थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड सही नहीं था, हम उसको भी हटा दिए हैं। पेन वगैरह थोड़ा सा हमको दूसरा यहाँ पे लाना पड़ा, बट चलता है सब। ठीक है, हम लोग इसको भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास और वही सारी चीजें हैं। ये सेकेंड मॉडल पेपर है आपके लिए, सेकेंड मॉडल पेपर। ठीक है, और सेकेंड मॉडल पेपर कितने नंबर का, वही सब सारी चीजें हैं। इन सब पे तो ज्यादा चर्चा हम करके अपना वक्त तो गवाएंगे नहीं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। और समय कम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चन के पास, और ये हमारे पास पहले प्रश्न आ जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी नहीं, मतलब इनको क्या कहेंगे सर जी, इनको कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनको कहिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इनको कह रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी भैया, तो फ्रांस की क्रांति यहाँ पर कब प्रारंभ हुई है, फ्रांस की क्रांति, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वॉइस थोड़ी सी हमारी स्लो लग सकती है, अगर वॉइस स्लो है तो कोई बात नहीं है, आप हमें बताते चलेंगे कि वॉइस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, बाकी अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। माइक को थोड़ा सा हमने ऐसा सर्कुलेट कर दिया, और उसके पीछे का रीजन है कि ताकि क्लियर आवाज जा सके आपके पास। तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1848 बिल्कुल नहीं, बाद की घटना है। 1817 बिल्कुल नहीं, 1615 न, 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 1789 को भी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, कितनी सिंपल बात है। कौन था, लुईस 16वां था। क्या कैसा आदमी था, बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी था, निरंकुश राजा था। आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई है, आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई है, तो आर्थिक महामंदी के बारे में अगर समझना है तो ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा क्लियर नहीं दिखेगा, सब क्लियर दिखेगा। जो क्लियर नहीं दिखेगा उसको हम क्लियर कर देंगे। इनकी इतनी मजाल की क्लियर ना दिखेंगे बेचारे, तो क्लियर सब दिखेंगे, खांसी खाली क्लियर नहीं दिखेगी। आपको हम बताएं, यहाँ से थोड़ा सा यही एक चीज बार बार इसके लिए हम कोई सेट करते हैं सिस्टम कि कहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रसार कब से हुआ, आर्थिक महामंदी का प्रसार कब से हुआ है, प्रारंभ कब से हुआ कि आर्थिक महामंदी आ गई। प्रसार ना करके हम क्या कह देते हैं, प्रारंभ कब से हुआ है आर्थिक महामंदी। ठीक है, आपको क्लियर पूरा दिख रहा होगा, इतना बड़ा बड़ा लेटर लिखे हैं, अभी नहीं क्लियर दिखे तो फिर बेकार है हमको ये सब बनाना। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी कब से प्रारंभ हुई है, आर्थिक महामंदी प्रारंभ जो हुई थी
वो कब से हुई थी? तो 1920 मतलब 1929, ठीक है। 1929 में आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आर्थिक महामंदी कब से है? तो 1929 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और कौन है? महात्मा गांधी। कब लिखे थे? 1919 में। बार बार 1919 का इसको बोलते हैं, 1909 में। कहाँ लिखे थे? तो लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय। इसको हम 2 बार सॉल्व करा चुके भैया, बार बार सॉल्व करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देते चलिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी की एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण करने वाला कौन आदमी था? जर्मनी का एकीकरण करने वाला ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क, इसने क्या किया था? तो इसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका इसकी मानी जाती है। वहां का क्या था? इसको प्रधानमंत्री भी बताया जाता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? ये एग्जाम में आया था 2023 में। 2023 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, और ये स्टेटमेंट है किसका? कौन कहा था ऐसी बात? तो एक कहने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में आपको हम बताएं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये बात कौन बोल के चला गया है? ये बात बोल के चला गया है यहाँ पर मैटरनिक का कहना था कि जानते हैं, हमने कहा ना। तो बोल रहा है कि अगर फ्रांस छींक देना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। ये वर्ड कौन बोल के गया है? ये कौन बोल के गया है? मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक इसका नाम था। ये कह के चला गया। कहाँ से आया है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है, और उसी चैप्टर में आया है, ठीक है। हमारे गांव से थोड़ी आया है, बाकरपुर से नहीं आया है, ये आया है यूरोप के राष्ट्रवाद नामक चैप्टर से। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? किसके बीच सत्ता की साझेदारी थी? तो अगर देखें हम विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, शासन के विभिन्न अंगों के बीच, तो किसके बीच थी? यहाँ पे 2 ऑप्शन कहाँ गए भाई? 2 ऑप्शन इसके कहाँ चले गए हैं? तो 2 ऑप्शन यहाँ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है सामुदायिक सरकार में यहाँ सत्ता में साझेदारी कर दी गई थी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन की शुरुआत होती है। भारत देश से बड़ा क्यों लोकतांत्रिक देश है? कोई नहीं है। तो भारत देश जो है क्या है? ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। भारत आ जाए और लोकतंत्र उसी को लगा दो, बाद में देखा जाए कि गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 100% यही सही है, ऐसा मत सोचना। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। ये सब शक्ति के स्रोत थोड़ी है, ये सब का हम लोग बनाए हैं, ये सब शक्ति के स्रोत हैं, जनता है शक्ति के स्रोत। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी है। कितनी बोली जाती है? 40%। इसको लोग जो है मानते हैं कि 40% तक जो है बोली जाती है। इसमें आपको एक बात हमने बताया भी था, सबसे बढ़िया भाषा कौन सी है? सबसे बढ़िया भाषा है मतलब की भाषा, बाकी सब भाषा तो अपने आप को कहने के लिए होती है, तो ये जो है होती है। आगे प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? तो दूसरा नाम भी इसको हम दे सकते हैं,
और वो दूसरा नाम इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में अगर देखेंगे तो इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, इसको हम नाम दे सकते हैं व्यक्तिगत आय भी कह सकते हैं ना, औसत आय कह सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं, औसत आय इसको हम कह सकते हैं। तो औसत आय हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय को, ठीक ना, औसत आय। और लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें, लेटेराइट मृदा की बात करें तो कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ऐसे एक मैप आपको हम बना के प्रोवाइड करके बहुत जल्द देने वाले हैं, मैपिंग की ढेरों क्लास भर भर के आपको देंगे, और ये भर भर के क्लास जो दी जाएगी इसमें से सारी मैपिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला हम आ जाते हैं, तो अगले नंबर पे आते हैं भैया, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये 13 नंबर का 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या समझना है कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, सेवा जहां हुई, सेवा 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 कर रहा है अगर कोई तो किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, सेवा करने वालों को न सर जी हम तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, तो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम रख देंगे, ठीक। पहले वाले के अंतर्गत किसको रखेंगे, पहले वाले के अंतर्गत हम किसको रख देंगे, तो हम रख देंगे पहले वाले के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक चीजें निकलेंगी उनको हम पहले वाले के अंतर्गत रखेंगे, दूसरे वाले के अंतर्गत जो भी बनाएंगे या फिर उस पर हम जैसे शर्ट बना के कहीं से निकल गया उस पर फिर से चिट्ठी साट दिए, निर्माण विनिर्माण आ जाएगा दूसरे वाले में, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसमें सही क्या होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्मिक है, ठीक है, आधात्मिक कौन सा खनिज है, तो अभी हमने एक बार और देखा था आधात्मिक खनिज इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले मॉडल पेपर में, तो कौन सा था, मैग्नीज आधात्मिक खनिज है, ठीक। फिर बॉक्साइट उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बॉक्साइट नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 15 नवंबर वाला, इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिटेल चर्चा के लिए अभी एनर्जी बचा के रखते हैं, ठीक है, आगे मिलेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर करेला सॉरी फॉर दिस केरला, सभी राज्यों का हमारे अंदर रिस्पेक्ट भरा हुआ है, ऐसा नहीं समझेंगे। ये बेचारे को जब हम स्टार्ट में याद कर रहे थे तो हमको केरल याद करने में भूल जाते थे, तो हमने करेला याद कर लिया, इसीलिए इसका दिमाग में बार बार आ जाता है। तो भाई नाराज नहीं होना है तुमको, सबको हम मानते हैं एक जैसा, तो तुमको भी नाराज नहीं होना है। एजेंडा 21 का संबंध किसमें है, एजेंडा 21 क्या था, तो एजेंडा 21 किसके लिए माना जाता है, एजेंडा 21 सतत कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है कौन, एजेंडा 21, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो सतत कौशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, सूचना अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है ये कब लागू हुआ है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लागू हो गया 2005 को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद है, तो ये तो रबी हो गई, एक खरीफ हो गई है, ठीक है, तो इसमें जायद के लिए कौन आ जाएगा, ये भी नहीं है तो आ जाएगा ये जायद के लिए आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए जायद, जो भी साग सब्जी वाली होगी उसको हम जायद में रखेंगे, ये फल वाले में मतलब आ जाएगा इसमें, ठीक। कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, असंगठित क्षेत्र जिसमें कोई तय नहीं है, ठीक है, तय नहीं है कि बेचारे जो है कब तक काम करेंगे, इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, कुछ भी इनका फिक्स नहीं होता है, तो इसमें हम किसको रखेंगे, कृषि मजदूर जो बेचारे होते हैं आते हैं प्राथमिक अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत, और दूसरे नंबर पे असंगठित, ये सब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ये सब ऐसे पढ़ते हैं कि अगर हम क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको एक चीज समझ में आना चाहिए क्षेत्र में, कि देखिए आपको हम बताते हैं कि ये रहा, अगर क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे,
यहाँ पे ये हो गया क्षेत्रक, ठीक है। और क्षेत्रक में क्या होता है, दो तरह का, ठीक है। एक तो हम इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पढ़ते हैं, यहाँ पे फिर संगठित असंगठित पढ़ते हैं, यहाँ व्यक्तिगत निजी और ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ से प्राथमिक में आएगा, यहाँ आ जाएगा असंगठित में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। बाकी आगे हम समझेंगे, वो डिटेल कॉन्सेप्ट की बात है, तो कहीं हम समझ लेंगे उस बात को भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं, पहले इनको आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न एक साथ देख के आंसर हम सारे कवर कर रहे हैं। इस बार तो एक क्लास कितनी भी लंबी हो जाए कवर करेंगे हम पूरा। ऐसे नहीं बोलेंगे पहले ही कि नाम है हमारा तो कवर किए बिना नहीं छोड़ेंगे। हो जाता है कई बार बीच बीच में बंद करना पड़ता है, तो अब की बार तो कवर करने का उम्मीद लेके आए हैं और कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, आवाज अगर कम होगी तो आप बढ़ा के देखिएगा, वॉइस बढ़ा लो। अगर आवाज हमारी कम आ रही है, नाइट का समय है, चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बढ़ाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। जोसेफ मेजनी यानी मेथ्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। भारत में संघीय प्रशासन की किन्हीं दो विशेषताओं की, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार हमने कहा ये आएगा, सब ने कहा नहीं आएगा, आ गया। हमारी बात ही सुनता है क्वेश्चन, हम कह देते हैं तो आ जाता है। क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। और भी प्रश्न हैं? जी बिल्कुल है, प्रश्न भर भर के हैं। और भी प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आ गया तो इधर देख लीजिए, ये आ गया। और भी प्रश्नों में वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक गतिविधियों के रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तरदायी और जिम्मेदार वैध शासन क्यों माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि स्थितियों से छुटकारा पाने का सुझाव दीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन आप क्या समझते हैं? इनके किन्हीं दो गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आएगा क्वेश्चन। किस सेट में आएगा ये नहीं मतलब है, 7 से 10 सेट में पेपर। अब क्वेश्चन तो ये आएगा पक्का, बस किस सेट में आएगा ये मैटर करता है। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस सेट में पढ़ रहे हैं, कौन जगह है, ये थोड़ा सा मायने होता है। बट बोर्ड एग्जाम के एग्जाम सेंटर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर भू संसाधन से आप क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोगों के आवश्यक परिवर्तनों हेतु 4 उपाय सुझाइए, ये भी जरूरी है। वैश्वीकरण इसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगठित असंगठित, पिछली बार इसको भी हमने बताया भैया याद करो, और ये आया, आ गया ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये जितने हैं तो नीट की खेती करने वाले किसान, ये सब तो अभी हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं इन सभी के आंसर। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सब आंसर यहाँ पे लिखे हैं, आपको आंसर देखना है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, बाकी अब हम एक एक के बारे में समझ लेते हैं। जो भी हमको आंसर वर्णनात्मक थे इनके आंसर के बारे में अब हम समझते हैं। तो चलिए भैया आंसर की बात करते हैं। और आंसर की जो कहा जाता है ना, यही आंसर की है, और इसके बारे में आपको याद रखना है। आंसर ये रहा आंसर, और यही आपको पूरा पढ़ना है पहले वाले का। ठीक, पहला आंसर, बाजार की वह स्थिति जब वस्तु से भरा हो
ठीक है, बाजार पूरी तरह से वस्तु से भरी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपको हमने बताया कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अगर भूल गए हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन हमको ना दिखाए हैं, आप डायरेक्ट बता रहे हैं, यही है क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन, तो पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन यही है आर्थिक महामंदी पर, ठीक है। आर्थिक महामंदी पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वो क्या है, तो यही है। ये रहा। देखिए, यानी कि जब बाजार वस्तुओं से भरा हो लेकिन उपभोक्ता खरीदने के लिए पैसों की कमी या किसी अन्य कारणों से चलते वस्तुओं का क्रय ना करें, ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में बनी रहे तो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से समझना है, अगर वस्तु पूरी तरह से बाजार में भरी पड़ी है, ढेरों सामान लदे हुए हैं ठेले पर, कोई आदमी खरीद नहीं रहा है उसको, कोई आदमी उसको ना खरीदे पैसों की कमी के नाते से या फिर किसी अन्य कारणों से, तो उसको उससे क्या होगा, क्रय अगर ना करे, नहीं खरीद रहा है, तो कौन सी स्थिति आएगी, मंदी की स्थिति। ठेला पे लगा के चिल्लाए जा रहे हैं कि भैया सेब लीजिए, सेब लीजिए, केला लीजिए, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा है, तो इसको नाम देंगे कि मंदी की स्थिति आ गई है, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति के समय में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पर अमेरिका और यूरोप में आर्थिक उत्पादन किया गया, और इससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक नुकसान ने भयंकर आर्थिक संकट पैदा किया, जो धीरे धीरे महामंदी में परिवर्तन हो गया। अब महामंदी के जो हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में समझ लीजिए, किसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका हमारे अर्थव्यवस्था के कुछ 5 प्रभाव पड़े हैं और उनको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन। पहला, भारत का आयात निर्यात जो व्यापार है, वो जो व्यापार होता था वो घट के आधा आ गया, 50% हो गया। भारतीय किसानों का भारी नुकसान हुआ, कारखाने बंद हो गए, कृषि और उससे संबंधित लोग बेरोजगार हो गए। भारतीय किसानों ने कच्चे माल को खरीदना ना मिल सका, मतलब जो खरीदने वाले व्यक्ति थे कच्चे माल, वे लोग मिले नहीं, जिससे कच्चे माल नष्ट हो गए, और जूट और पटसन के मूल्य 60% से भी अधिक कम हो गए, डाउन रेट पे आ गए, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है। सरकार द्वारा किसानों से लगान कम ना करने के कारण उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई, ठीक है, उनसे लगान कम ना करने की वजह से, ठीक ना। तो ये इसमें रीजन थे, और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन जोसेफ मैथ्सिनी के बारे में है, और जोसेफ मैथ्सिनी के बारे में हमने आपको बताया कि ये आपका क्वेश्चन है जोसेफ मैथ्सिनी का, ठीक है। आगे से हम क्वेश्चन को आंसर के पास रखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जोसेफ मैथ्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। आइए जोसेफ मैथ्सिनी के विचारों पे हम लोग प्रकाश डाल देते हैं, प्रकाश का पूरा लाइट इसके विचारों पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, जोसेफ मैथ्सिनी के बारे में समझना है तो समझ लेते हैं हम लोग। ये रहा जोसेफ मैथ्सिनी। जोसेफ मैथ्सिनी जो था एक इटली का रहने वाला था और क्रांतिकारी था, पत्रकार था। ये इटली के एकीकरण में बहुत योगदान निभाया है। इसका जन्म 1807 में हुआ, कहाँ, जिनेवा में। इनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, अतः खुलकर राजतंत्र का विरोध और राष्ट्र लोकतांत्रिक प्रजातंत्र समर्थन किया, और उनका मानना था कि युवा पीढ़ी को महत्व प्रदान दिया जाए, ठीक है, यानी कि युवा पीढ़ी को ज्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। ये कहते थे, मैथ्सिनी कहते थे
कि अगर किसी देश में क्रांति लानी है, किसी देश को आगे बढ़ाना है, तो शासन व्यवस्था युवाओं के हाथ में दे दी जाए। यहाँ पर शासन व्यवस्था बुढ़े लोग लेकर चल रहे हैं, ऐसे नाराज नहीं होंगे, बस बातों पे बातें कह रहे हैं हम। बट जहाँ जोसेफ मैथ्यूनी जैसे व्यक्ति का मानना है कि युवाओं के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, हमारे यहाँ 56 इंच के सीना को बताने वाले लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और काफी एज हो गई है, तो अब सत्ता दे दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ में जो युवा हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज बताते थे कौन? जोसेफ मैथ्यूनी बताते थे। ठीक ना, इनका विचार है, हमारा विचार नहीं है, हमसे नहीं नाराज लोग। आगे देखते हैं। इसीलिए इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और यंग यूरोप की। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना कर दी। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के तहत इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने यंग इटली की स्थापना की। कब? 1831 ईस्वी में। और फिर लास्ट में यही आगे चल के यंग यूरोप की स्थापना करते हैं 1833 ईस्वी में। ठीक ना, और इसमें इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट टैगोर जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ठीक है, इटली का एकीकरण करने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये लाल कुर्ती सेना लेके आए थे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी, इसको याद रखिएगा, नाम आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। गैरिबाल्डी और कपूर ये दोनों मिला देंगे तो 21 जैसा दिखता है, इसलिए गैरिबाल्डी और काउंट कैगोर, इनको आप याद रखेंगे नाम। भारतीय संविधान ने भारत के लिए संघीय व्यवस्था शासन को क्यों अपनाया है, इसके बारे में अगर हम समझे, ये दूसरा क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था के ऊपर, जिसके बारे में हमने कहा संघीय शासन व्यवस्था क्या है और संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो ये संघीय शासन व्यवस्था और महत्वपूर्ण विचार ये रहे आपके सामने। और इसमें आपको बता दें कि एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा था, मतलब पूछेगा। ठीक है, पूछा था नहीं, अभी पूछेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? ये आएगा किसी न किसी सेट में। तो भारतीय संविधान ने भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। और संघीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए, इस सर्वोच्च सत्ता में केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आंशिक इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो दो स्तर पर होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। इधर यहाँ हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ हो गई कौन? तो इधर हो गई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये 4 विशेषताएं हैं और इन 4 विशेषताओं के बारे में हम समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए इनको भी समझते हैं। इनकी विशेषताओं में पहली बात बताई जाती है, और वो पहली बात क्या है तो बताई जाती है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। जैसे कि भारत में है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कई बार पंचायत भी देखने को मिलती है, पंचायत भी मिलेगी। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट भी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, नीचे पंचायत सरकार भी देखने को मिलती है। पंचायत सरकार भी यहाँ पे मिल जाएगी। संविधान की सर्वोच्चता, दूसरी सबसे बड़ी बात, यूकनेस, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, यूनिकनेस। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक बड़ी बात है यूनिकनेस इसको कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। उसको क्या कहते हैं? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान यहाँ पे सबसे ऊपर होगा, बाकी कोई मतलब नहीं आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, डजंट मैटर। अगर किसी देश में धर्म बढ़ रहा है तो समझ लीजिए वो देश संकट में है। और हमारे देश के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। शायद उन्हें जानकारी नहीं है
कि हिंदू नाम कैसे पड़ गया इस देश का, हिंदुस्तान जो नाम पड़ा था उसके पीछे कितनी बड़ी लॉजिक है। और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जाति धर्म समुदाय केवल दो है, एक अमीर एक गरीब, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बाकी हम क्या क्या चीजों को लेके आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये सब केवल गुमराह करने की एक राजनीति चलती है, बाकी कोई दूसरी चीज इसमें नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। मतलब जो भी राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार और जो भी रहेगी केंद्र सरकार राज्य सरकार, एक ही तरह के नागरिकों पे मतलब एक ही नागरिकता होगी और कानून अपने होंगे, कर वसूलने प्रशासन ये सब चीजें उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कुछ बता दिया तो उसको सभी लोग मानेंगे और विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक भूमिका में होगा। जहां भी जैसे अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई हुई तो यहाँ पे समझाने के लिए कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे दोनों के बीच में, विवाद के बीच में आता है। ठीक, आगे बढ़े हम आगे बढ़ जाते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन पाते हैं हम। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अगले नंबर का क्वेश्चन ये रहो सर जी, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या था, तो ये था अगले नंबर का क्वेश्चन। संसाधन तो हो गया, ये है क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, और क्या ये सही बात है या सही बात नहीं है, तो दोनों चीजें हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, और देखना है तो समझते हैं हम लोग, हर एक बातों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और सब चीजें एक बार में आ जाएगा, एक बार में इसको हम कवर कर लेंगे यहाँ से। तो समझ लेते हैं हम सारी चीजों को ताकि बार बार हमको पेन यहाँ से हटाना ना पड़े। ठीक, संघीय सिद्धांतकार जो संघीय भाषा को मतलब संघीय ढांचे को मानने वाले लोग हैं, जैसे उसमें कौन है, केसी व्हीलर, एक केसी व्हीलर करके जो व्यक्ति हैं, ये मानते हैं कि भारतीय संविधान और उसकी प्रकृति के आधार पर अर्धसंघीय यानी क्वेसी फेडरल कहते हैं उसको, यानी सतपाल, और जो एक सतपाल पंजाब के मतलब सतपाल पंजाब राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, ये सतपाल और पंजाब राज्य के बीच में मामला था, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय माना था। 1969 का ये मामला था, वहां पे बताया गया था कि संघीय ढांचे को सर्वोच्च न्यायालय मानती है कि अर्धसंघीय हमारा देश है। अर्धसंघीय व्यवस्था से क्या मतलब है कि केंद्र और राज्य की तुलना में अधिक शक्ति किसको दी जाती है, केंद्र सरकार को। और रियलिटी है भाई, हर जगह हम अधिक शक्ति किसको दे रहे हैं, केंद्र सरकार को तो दे रहे हैं, इसमें कौन सी सोचने की बातें हैं, तो केंद्र सरकार को हम अधिकतर शक्ति देते हैं। अनुसूची नंबर 7 में बताया गया कि केंद्र और राज्य की तुलना में अधिक शक्ति किसके पास होगी, तो केंद्र सरकार के पास, और एकल नागरिकता का इसीलिए प्रावधान है। राज्यपाल का केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना, जिसका कि समय समय पर राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था, और अन्य न्यायालय को पदानुसार क्रम की दृष्टि से हम लोग देखते हैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सभी को रखा जाता है। यानी इन सभी को अगर हम एग्जाम्पल देते हुए बताएं तो सब जगह केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी जाती है। आपको 7वीं अनुसूची में पढ़ने को मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में 4 अलग अलग सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची और एक समवर्ती सूची, जिसमें अधिकतर विषय केंद्र सूची में रखे गए हैं। उसमें भी राज्य की सूची में बताया गया कि अगर जिसपे जो केंद्र के फायदे का होगा, केंद्र के मामले का होगा, मामला पूरे देश का होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कभी भी केंद्र की सूची का मान लेंगे। ठीक है, अब केंद्र की सूची का मान लेंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसको जो है बदल दिया जाएगा। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो केंद्र की सूची का मामला अगर होगा
उसको हम लोग हटा के वहां से राज्य सूची का मामला ना समझ के उसको केंद्र सूची का मामला समझ लेंगे। फिर अगर कोई चीज समवर्ती में है तो उसमें भी ज्यादा हक किसका होगा, तो केंद्र सरकार का होगा। और साथ में अगर बात करें हम ठंडक जादू है भाई, तो ठंडक में मजाक नहीं और ठंडक में बिल्कुल मजाक नहीं। तो फिर इसमें हम समझते हैं कि केंद्र सरकार और अपशिष्ट सूची रखी गई है, वो भी कोनो मामला आता है तो केंद्र सरकार ले लेती है, तो ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार का हाथ चलता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि ये अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब जहां अधिकतर किसका चले, तो केंद्र सरकार का चले, उसको नाम देते हैं अर्धसंघीय शासन व्यवस्था। ठीक, आगे समझे। खांसी थोड़ी बहुत आती है तो इससे कोई नाराज नहीं होगा। ठंडक का समय है, रात के समय में हम बना रहे हैं वीडियो, आपका जो रिकॉर्ड करेंगे 11:16। ठीक है, तो ठंडक है तो भी थोड़ी बहुत तो खांसी आएगी, इसमें कौन सी बातें हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन ए रहा हमारे पास, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ए है, संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं और समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इनकी समीक्षा करनी है और इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन, फिर हम लोग आ जाएंगे आगे। ठीक, ऐसा बीच में कोई भी छोड़कर गया तो घर पे आके पीटेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर ये छूट गया ना बच्चा तो यही पेपर में आएगा, और पेपर में अगर आया और फिर आपने कहा कि सर जी आपने पढ़ाया था हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आके हम पीटेंगे दोबारा। इसलिए अभी ध्यान देना है इसको। आज छोड़ के जाओगे तो फिर कल पछताओगे। ठीक ना, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए इस पे आप ध्यान देंगे ज्यादा। हाँ, कहाँ से है, हाँ यहाँ से है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर मानवीय आवश्यकता के लिए हम पूरा करने के लिए प्रयुक्त करें तो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तो संसाधन कहते हैं। संसाधन कहेंगे किससे पहले ही समझो। संसाधन का मतलब है अगर कोई वस्तु जिसकी हमें जरूरत है वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, उसको हम संसाधन कह सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो प्राकृतिक रूप से हो, उपलब्ध हो, और उसको क्या ध्यान देना है कि साथ में हम उसको देखें कि वो पूरा हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब नुकसानदायक ना हो हमारे प्रकृति के लिए, तो हम उसको संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, और संसाधन मानव जीवन यापन के लिए तथा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। और संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं इनको समझ लीजिए। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधन का अत्यधिक हास हो रहा है, क्योंकि लालचवश, फिर से बोलेंगे तो कहेंगे कि बार बार आप मुद्दा उठा रहे हैं। अरावली लालच बस ही चल रहा है। अरावली का मामला जो चला है ना, बस लालच बस चला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संसाधन की परिभाषा कहती है कि केवल लालच बस कुछ लालची व्यक्ति हैं, लालच बस कुछ व्यक्ति, हम नहीं बोल रहे भैया, बुक बोलती है, किताब। कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात इसमें बताई जा रही है कि कुछ व्यक्ति हैं जो लालच बस संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तब जाके वो मामला इतना गंभीर हुआ है। संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, जिससे समाज में अमीर और गरीब वर्ग बंट के बना है।
और एक गैप और भी बढ़ सकता है अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। ठीक है। अगले, संसाधन के अंधाधुंध उपयोग और शोषण के कारण वैश्विक परिस्थितियां संकट में आ जाएंगी और एक समय ऐसा होगा कि भूमंडलीय तापन बढ़ जाएगा। ठीक है, भूमंडलीय तापन बढ़ जाएगा और साथ में क्या होगा ये आप समझिए। तो भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, ठीक है, और ओजोन परत क्षरण होगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, भूमि निम्नीकरण और वर्षा चक्र में परिवर्तन आएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल कुछ लोगों के फायदे की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी। ये चिंता उन लोगों को नहीं है जिनकी पीढ़ियां आई नहीं। हम देश के इतने बड़ी जिम्मेदारी को कुछ ऐसे लोगों के हाथों में रख के रखे हैं जिनको खुद की पीढ़ी है नहीं तो दूसरे की पीढ़ी की काहे की चिंता, और वो अंधाधुंध कटाई करवा देंगे। अंधाधुंध अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तो ये इसका नुकसान दिखेगा। ये चीज पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखी गई है, हमने इसको प्रोवाइड कराया है बट बुक से। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि आप खुद से बोल रहे हैं, सारी चीजें बुक में है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और सोचिए कि एकदम क्या बात है कि संसाधन की अंधाधुंध उपयोग करिए, उपयोग बढ़िया से। ठीक है, अरावली को खत्म करिए तो वैश्विक तापन बढ़ेगा और ओजोन परत कहा जाता है कि वो संकट में है। संकट में वो नहीं, संकट में हम आ रहे। संकट में तो हम लोग आ जाएंगे अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो अभी केवल मुद्दा अरावली का नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हैदराबाद में जंगल कटाई एक बार शुरू हुई थी बीच में, वहां का मामला चला, वहां हाथियों से लेकर लायन वगैरह सबको जो है मारना पकड़ना सारी क्रिया चल रही है, वैसा मुद्दा इधर आया। तो हम ही लोग हैं, मानव ऐसा प्राणी जो सबको तबाह करके रखा है। लास्ट में तबाह वो भी होगा, बट जो आनंद लेके चला जा रहा है ना, उसको कोई तबाही का नहीं पड़ा है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में आंसर लिखना है और यहाँ से नंबर गेन करके चले जाना है, बाकी चीजों पे हम अभी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, आगे बढ़े भैया, तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो मुद्दा आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आगे, एक संसाधनों के दोहन से सामाजिक तनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा में चुनौती, अन्य देशों पर निर्भरता की वृद्धि हो रही है, वो सारी चीजें हैं। अब व्यापारिक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कृषि के बारे में अगर आपको हम बताएं तो व्यापारिक कृषि का ये जो क्वेश्चन है, व्यापारिक कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं? तो वाणिज्यिक कृषि के बारे में अगर आपको हम बताएं तो इसका मतलब क्या होता है। पेन तो निकले तब तो बताएं कुछ, जब पेन निकल रही तो एकदम बिल्कुल इधर चला जा रहा है, तब निकल रही है, निकलो जी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नीचे से क्यों नहीं, क्योंकि ये दूसरे जगह से हम पीडीएफ ओपन किए हैं। ठीक है, पीडीएफ अभी वहां ओपन करते हैं ना तो ये इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड दिखता है, इसीलिए यहाँ से इसको ओपन करना पड़ा है। तो वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि खेती करने के लिए, मतलब जो व्यापारिक अगर हम बात करें, जो वाणिज्यिक कृषि होती है जो केवल व्यापार के लिए कृषि की जाती है, तो खेती करने का एक ऐसा प्रकार है जिसमें फसल का मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग या लाभ की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है। यानी कि केवल और केवल हम लोग फायदे के लिए अगर खेती करें, फायदा ऐसा कि जिसको बेच के हम लोग अच्छा खासा पैसा निकाल सकें, तो उसको नाम देंगे व्यापारिक कृषि। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, व्यापारिक कृषि के नाम से जानेंगे उसको। व्यवसायिक उपयोग के लिए, केवल लाभ के लिए, फायदे के लिए करें। तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है ये भी समझ लीजिए। तो व्यापारिक कृषि से बड़ी भूमि, मशीनों का उपयोग और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीज और रासायनिक उर्वरक जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और जीवन निर्वाह कृषि जो थी वो परंपरागत कृषि थी,
इसमें विपरीत अगर हम इनको देखें व्यापारिक को, तो ये अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल और उचित सिंचाई प्रणालियों का उपयोग होता है। और साथ में इनमें अगर हम देखें तो वाणिज्यिक कृषि में भूमि पर खेती के साथ साथ पशुओं का बागवानी भी किया जाता है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस तरह की कृषि में लंबे चौड़े खेत में एकल फसल बोई जाती है। तो थोड़ा सा इसका नुकसान भी है, बट इससे जो है अधिक से अधिक फसल जो है हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। ये सारे फीचर दिए गए हैं आपको वाणिज्यिक कृषि के बारे में। आगे हम बात करें तो आगे हमको मिलता है रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी संगठित असंगठित क्षेत्र के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो संगठित असंगठित क्षेत्रों के बारे में बताना है। तो संगठित असंगठित क्षेत्र के ये जो एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन था इसके बारे में आपको हम बताएं अगर, तो क्वेश्चन ए रहा आपका। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कहां चला गया? आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो दो आधार है। कौन कौन? एक संगठित और एक असंगठित। ठीक है, तो संगठित असंगठित दो क्षेत्रों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। कहां से भैया तुम जा रहे हो? गायब हो जा रहा है। तो देखिए, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर हम किस दो भागों में बांटेंगे? तो दो भाग यहाँ पे कौन कौन से आते हैं समझना है। पहला इसमें आ जाता है आर्थिक गतिविधियों को, पहला संगठित क्षेत्र, दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत उद्यम कार्यस्थल आते हैं जहां पर रोजगार की अवधि, कार्य का समय निर्धारित हो। मतलब देखिए, संगठित असंगठित आप बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं। संगठित का मतलब जहां समय तय हो कि कितने घंटे काम करना है, जहां ये तय हो कि कितनी सैलरी मिलेगी। मतलब सरकारी स्कूल समझो ना जी, कि आपको फिक्स है 10 बजे मस्त आएंगे, हम सरकारी टीचर हैं तो मस्त आएंगे, हम आराम से बैठेंगे और फिर हमको महीना जैसे पूरा हुआ सैलरी मिली बकायदे और हम वहां से चल दिए। और असंगठित क्षेत्र प्राइवेट सर जी, प्राइवेट टीचर जो हैं माने प्राइवेट मास्टर, अब ये लोग क्या करेंगे? तो इनका कोनो पता ना है कि प्रिंसिपल आपसे कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा काम करवाएगा। क्यों करें कौन सा काम? टीचर तो आप हैं। हो सकता है आपको ब्लड ग्रुप चेक कराना हो सकता है कि बच्चों का आपको नोट्स चेक करना हो सकता है तो बच्चा घर अभी नहीं पहुंचा है तनी फोन करके पता करिए। हो सकता है कि बच्चे अभी जो है आए नहीं है, तनी पता करिए काहे इतने कम बच्चे आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप सही नहीं आया हो, तो भी आप देखिए। बच्चे का आधार कार्ड फोटो कॉपी अभी नहीं आया है, बच्चे की मार्कशीट बनानी है। भाई बच्चे उनके हैं कि हम लोग वहां पे जिम्मेदारी लेके रखें। ठीक है, होती है एक जिम्मेदारी, बट ये सारी चीजें ऐसे थोपी जाती हैं प्राइवेट टीचरों के ऊपर कि जिनकी कोई हद ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, हमने भी देखा है, इसीलिए तो अनुभव से बता रहे हैं। सारी चीजों का अनुभव हम ले चुके हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। तो वैसे ही संगठित असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र में समय निर्धारित होगी, पैसा निर्धारित होगा, जैसे बैंक, प्रेस, इन सब का। ऐसे तो प्रेस का कोई भरोसा ना है, ही बेचारे सब बिक चुके हैं। और असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्यों? असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयां। ठीक है, यानी इसमें बेचारे कोई भी लोगों को हम मजदूर वगैरह रोजगार सबको रख सकते हैं। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, चाय की दुकान वाले, कोई समय नहीं बेचारे कब जाएंगे, कितना पैसा मिलेगा, कोई चीज पता नहीं। तो इसको संगठित असंगठित के नाम से हम रख सकते हैं। और उपभोक्ता जागरूकता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताना है। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता से तात्पर्य है बाजार में
बाजार में जो खरीदार होते हैं इनकी वस्तुओं, उत्पादों और सेवाओं को लेकर जो सर्वोत्तम विकल्प चुनने और सरकारी जो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता आदर्श, यानी उपभोक्ता जागरूकता उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या चीजें खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, उससे फोन गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ कुछ नहीं इसको। ये बड़ी फेवरेट मोबाइल है हमारी। ठीक है, ये चल रही है, इसकी कहानी आपको बताया तो 2021 से शायद, आई होप कि 21 से, और 21 से चल रही है, साथ रहती है और कुछ नहीं अभी तक इसको हुआ है, और ऐसे ही सब कुछ सही रहा तो कुछ नहीं होगा इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग समझते हैं, आगे समझें। तो इसमें हमको क्या पता चला कि भाई इन सब का जो जानकारी इनको मिलती है उसको उपभोक्ता आधार से निर्णय जो ले सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की सुरक्षा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी, और इसके क्या क्या उपाय हैं जागरूकता के लिए? तो सूचना का अधिकार, ये उपभोक्ता में सूचना का अधिकार 2005 में दिया गया। ठीक है, इसके तहत क्या बताया गया? इसके तहत बताया गया कि देखिए आपको, इसके तहत बताया गया कि उपभोक्ता के पास उत्पादक या सेवाओं की गुणवत्ता, मानक और लागत की उचित डाटा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव और चुने जाने का अधिकार, मतलब ग्राहकों की शिकायत उचित प्राधिकरण का गठन कर सके। स्कूल और कॉलेजों में ग्राहक शिक्षा का अधिकार, यानी विषय शामिल कर सके कि कौन से सब्जेक्ट को क्या कैसे, सारी चीजों की सूची। ग्राहकों की सुविधा के लिए सरल कानून बनाना तथा उन्हें सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध करा के उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसको आप नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ के भी आ सकते हैं, इसके अलावा आप कोई दूसरा कर सकते हैं जो अथवा में करके आपको दिया। ठीक है, थोड़ा सा आसान तो होता है बट लेंदी क्वेश्चन होता है, रट्टा मारने में इसको काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़े। अब वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको तो आपको कवर करना है, और इसको कवर करना है तो पहले आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है क्या, और ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये लिखा गया क्या है? ये लिखा गया है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन क्यों माना जाता है? इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन क्यों माना जाता है, ये चीज आपको बताना भी है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। ऐसे तो ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इतना अगर थोड़ा सा हम बड़ा इसको नहीं करेंगे चल जाएगा, थोड़ा सा तो बढ़ा ही देते हैं सारी व्यवस्थाओं के होते हुए, और इसमें ना बढ़ाया जाए तो भी ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं आप क्वेश्चन को। तो लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र कहें तो इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र में हमने कई बार लंबी चौड़ी क्लास इसमें ली है, बहुत भर भर के वीडियो हमने बनाए हैं लोकतंत्र पे। कहेंगे किसको लोकतंत्र? लोकतंत्र कहेंगे जहां लोगों का शासन हो, जहां लोगों का शासन हो उसी को क्या नाम देंगे? हम लोकतंत्र कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। विद ऑफ पीपल, यानी कि एक व्यक्ति है ना जिनका नाम बड़ा फेमस है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो वो भी लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं, बट यहाँ क्या बताया जा रहा है? जिसमें जनता शासकों के द्वारा चुनी जाए, यानी लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। ठीक, लोकतंत्र में निम्नलिखित विशेषताएं और गुण देखने को मिलते हैं, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार और फिर वैध सरकार। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए?
लोगों के पास, जो चुने हुए प्रतिनिधि हों उनके पास अंतिम शक्ति हो, ठीक है। वही लोग जो है सरकार को चुन के जो भेजे हैं, जो प्रतिनिधि हमने भेजा है, विधायक एमएलए जो हमने चुन के भेजा है, उनके पास अंतिम शक्ति होनी चाहिए देश को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। वो अलग बात है कि इस समय लूटने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके पास शक्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर उपलब्ध हो। बाकी आप भी जानते हैं कि कितना समान अवसर मिल रहा है इस समय, ठीक है। और लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। हम जो बोल रहे हैं ना, कई बार कड़वी बातें, ये लोकतंत्र की वजह से ही बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा। ये कहता है कि अगर लोकतंत्र में कहीं कमी दिखे तो आप अपने सत्ता के प्रति कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो लोकतंत्र में बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति वयस्क नागरिक के वोट का एक समान, मतलब अगर हमारे साथ एक जिला के कलेक्टर वोट देने आए हैं, हम मान लीजिए उनसे कम ना है, तो अगर वो आए हैं वोट देने, वो भी एक वोट देते हैं, हम एक वोट देते हैं, तो हमारा वोट अगर जितना कीमती होगा उतने कीमती उनका है, उनका ज्यादा कीमती नहीं होगा। वो अलग बात है, उनका तनिक मान्यता ज्यादा उस समय रहे तो, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो केवल बेचारे मतलब आए हैं, वो खाली वोट देंगे, उनको कोई नहीं जानता है, फिर भी उनका वोट का कीमत उतने रहेगा। तो वयस्क मताधिकार में सभी व्यक्तियों की वोट की कीमत एक बराबर, ठीक एक समान। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वयस्क मताधिकार लिंग, आय, धर्म, जाति, इन सब के आधार पे हम कभी नहीं कह सकते किसी का वोट ज्यादा है किसी का कम। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों द्वारा खींचे लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करनी चाहिए, यानी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। बताइए, उत्तर देने वाली होगी, उत्तरदायी सरकार है, हम लोगों को जवाब देगी, ठीक है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। लोकतंत्र अपने उपयुक्त गुणों, जवाबदेहिता, निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर के कारण इसको हम उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है। तो ए पहले क्वेश्चन का था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपको ना आए क्वेश्चन फिर भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनको आप छोड़कर नहीं आएंगे वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी समय 57 मिनट, आज ना छोड़ेंगे, कंप्लीट किए बिना हम जाएंगे नहीं, और अभी तो इसको शुरू करे हैं तो खत्म करके ही जाएंगे। फिर वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में अगर हम समझें, वैश्वीकरण किसको कहते हैं, पिछले वाले में हमने देखा था, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वैश्वीकरण हमने पिछले मॉडल पेपर में डिस्कस किया है, इसको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आपके सामने हमने रख दिया है। ये आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पूरा पीडीएफ आपको हम पहुंचा देंगे, तो ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़े में है, वहां पे हमने 80 शब्दों में डिस्कस किया था, यहाँ 150 शब्दों में बताया गया है। तो वैश्वीकरण आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भैया इसका आप पूरा जो भी चाहें वो आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, फोटोआ अगर लेना चाहें तो खींच सकते हैं, और डायरेक्ट केवल पढ़ना चाहें पीडीएफ से तो पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं, सुजीत कोचिंग क्लास टेलीग्राम चैनल, ठीक। फिर चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत विविधताओं से भरा देश है। ये चुनाव प्रक्रिया, इस क्वेश्चन को पहले हम आपको दिखाते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग आते हैं, ठीक। तो 6वें नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, ए रहा। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति में छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। ये आप लिख सकते हैं, बट ऐसे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको क्यों बताएंगे, क्योंकि हमारे भी कुछ बातें हैं और जिनको हम इन्हीं के माध्यम से बोल पाते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, और हम भी भाई इसमें थोड़ा मौका पा जाते हैं,
तो क्वेश्चन के साथ हम बोल देते हैं थोड़ी सी बातें, ठीक है। हमको भी अच्छा आनंद मिल जाता है इसी के सामने। अभी कोई कहेगा नहीं कि काहे आप बोल रहे थे भैया, सारी चीजें प्रिंट आउट में है, ठीक है। इसीलिए तो लोकतंत्र कई बार चुनाव जो भारत में होता है जातियों के आधार पर होता है। क्यों ऐसा, आइए देखते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, सही बात है। और भारत विविधताओं का देश है। कहीं कास्ट है तो कहीं धर्म है तो कहीं अमीरी गरीबी है तो कहीं क्या कहते हैं कि राज्य का अलग अलग मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधताओं का देश भारत। भारत में करोड़ों लोग वोट देकर प्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। बदलते चुनावी माहौल के कारण विभिन्न राजनीतिक प्रत्याशी दल अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न तौर तरीके आजमाते हैं। उनमें से जाति को बड़ा मुद्दा बनाना एक है। मतलब अगर आपको चुनाव चाहिए, चुनाव में जीत चाहिए, बोलिए आप कि हम आपकी जाति के हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हमको वोट दीजिए, अपनी जाति को हम टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। ये भी तो बोल सकते थे भारत देश के हैं, भारत देश को विश्व के टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। वहां नहीं हिम्मत है, यहाँ जाति के नाम पे वोट लेने वाले मिल जाते हैं। तो ये पहली बात बताई गई। दूसरा, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का ध्यान रखती हैं कि किस कास्ट के लोग यहाँ ज्यादा हैं, किस कास्ट के लोग कम हैं, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं और उनका लाभ प्राप्त करते हैं। इस सब के बावजूद साक्षरता और शिक्षा का विकास करके आर्थिक शहरी गांव में जमींदारी व्यवस्था, ठीक जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन करके पेशे के चुनाव की आजादी, बेमेल विवाह, राजनीतिक जागरूकता, चुनाव आयोग, संवैधानिक प्रयासों द्वारा जातिगत राजनीति को कम किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बातों को? ये बात आप समझिए, कितना अच्छा मुद्दा है कहने का। देखिए, एक राजनीतिक जागरूकता, पेशे चुनने की आजादी, ठीक। तो ये सब चीजों से हम जातिगत भेदभाव कम कर सकते हैं। हमारे समाज में इंटर कास्ट मैरिज को बहुत ही बुरा माना जाता है। हम जो लोग कहते हैं कि किस्मत ऊपर वालों ने बनाया है, वो इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ हैं। तो क्या एक कास्ट ऊपर वाले ने बनाया है? इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ जो लोग रहते हैं वो वही लोग होते हैं जिनको अगर कहीं जाना है तो वहां पर आप कास्ट नहीं देखेंगे। खुद से अगर विवाह कर दिए हैं वहां पर घर वाले, तो फिर कहते हैं कि भैया किस्मत खराब थी, वो सही नहीं है, क्या कर सकते हैं, किस्मत उसकी खराब है। और खुद से जो है वहां पे होने के बाद बोलते हैं कि दूसरा कास्ट इंटर कास्ट है तो फिर ऐसा ही होएगा। ये समाज हमारा ही है, हम सभी का ही समाज है, यहाँ इसको मान्यता नहीं दी जाती है। और इसको मान्यता देने की बात हम नहीं बोल रहे, ये शिक्षा ही है, यही बोलती है कि इसको कम करने के लिए बेमेल विवाह करना चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज की जानी चाहिए। और ये जातिगत भावना को कम करने के लिए, ठीक। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु दूसरे अन्य कारक भी इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और भी कारण है, भी वो अलग अलग मुद्दे देते जाते हैं लोग। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन
सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदारी लोकतंत्र का मूल है। तो एक कौन सा क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये देखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं दो गुणों और किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। चलिए आइए इनके गुण और दोष भी हम देख लेते हैं। तो ये है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन सार्थक भागीदारी, उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही लोकतंत्र का मूल है, यानी लोकतंत्र की जड़ है। जीवन और मजबूत स्थानीय शासन भागीदारी जवाबदेही दोनों ही सुनिश्चित करता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो गांव और जिला के स्थानीय लोगों को शासन में भागीदारी ही स्थानीय शासन को जन्म देता है। गांव और जिले के लोग जब शामिल होंगे तो उसको हम एक तरीके से स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। स्थानीय शासन का क्षेत्र अधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है। जो उस क्षेत्र के विशेष निवासी हैं उन्हीं के लिए कार्य करता है। ये 73वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन इसके लिए मांग करने वाले एक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जो थे। एक पहली बार जो है इनका मानना था कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। अब स्थानीय शासन के कुछ गुण देख लेते हैं, क्या क्या गुण हैं। तो इसमें पहली बात बताई गई है, गुणों में इसमें पहली क्या बात बताई गई है, तो पहली बात बताई जा रही है कि देखिए पहली बात इसमें क्या बताई गई। पहली बात बताई जाती है इसके द्वारा शासन में समाज के अंतिम तबके तक, यानी जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी भागीदारी हो जाएगी, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी नागरिक का लोकतांत्रिक संगठन हो सकता है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात भी की गई है इसी के तहत। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य स्थानीय समस्याओं का विभाजन कुछ अधिक प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर लोगों के नियोजन और संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि हम निचले लेवल तक जाकर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बाकी कुछ दोष भी हैं, जैसे दोष में क्या है, तो ये तो गुण थे, अब दोष देख लेते हैं क्या क्या दोष हैं इसमें। दोष में पहला आता है, दोष मतलब फ्रेंड नहीं, दोष मतलब कमी। तो वित्त की कमी, यानी कई बार स्थानीय सरकार में दिया गया धन मूल रूप से जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। कर्मचारी बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे स्थानीय निकायों के कामकाज में बाधा डालते हैं। सरकारी संस्थाओं और पंचायत स्तर पर समन्वय की कमी आ रही है। इसका मतलब समझिए, पैसा सरकार के पास से भेजा गया, स्थानीय लेवल पर घूसखोर लोग जो होते हैं, भ्रष्टाचारी नेता होते हैं जो स्थानीय लेवल पर, वहां से पैसा आया है, खुद खा के बैठ जाते हैं। सरकार के दिए हुए पैसों का भी सही से कार्य नहीं करते हैं, ये इसके दोष में गिना जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं मृदा अपरदन। 3 महीने लगातार क्लास चल गई ना, 3 महीने ऐसे 3-3 4-4 घंटे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, सबको लथाड़ देंगे इसी में। बस कैसे मुद्दे पे, हमारे पास मुद्दे की कमी है, एक एक मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए मृदा अपरदन को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना गुनाह है, ठीक है। इसको छोड़ना भैया गुनाह है, इसको आप छोड़ के अगर जाएं
तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन बार बार आता है, एक दो बार नहीं कई बार आया है। हम मिलेंगे तुमसे कई बार, एक वैसा ही क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं आया। मृदा अपरदन, पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ, ठीक है, पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। अरे मिट्टी, मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी जो उपरा की होती है। विभिन्न प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा का कट जाना, पानी से, चरवाहे से, कैसे भी हम मृदा खत्म कर दें ऊपर वाली एक परत, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। इस परिघटना से मृदा के पोषक तत्व का ह्रास होता है और मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे जल अपरदन। अगर जल की प्रक्रिया के कारण जैसे तैसे वर्षा हुआ, नदियां आदि के कारण, अगर नालियां, इन सब के कारण हम देखते हैं अगर मृदा का अपरदन हो रहा है तो उसको हम जल अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वायु की क्रिया से होने वाला अपरदन। इसमें भारत पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जैसे थार रेगिस्तान, बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, ये भी जो है वायु अपरदन में आएगा। हिम अपरदन कैसे होता है? तो हिम अपरदन में अगर हम समझें तो ग्लेशियर में होने वाले जो गति के कारण यहाँ पे यू आकार और वी आकार की घाटी बनती है। फिर तटीय कटाव, समुद्र तट पर लहरें और ज्वार भाटा के कारण जो क्रिया होती है, तो इनको मृदा अपरदन कहेंगे। फिर इसमें मानव जनित कारण, मानव जनित में भूमि अत्यधिक दोहन, वन उन्मूलन मतलब वन काट देते हैं हम लोग, अतिचारण करते हैं, पशु का चारण, वर्षा दोहन, अविवेकपूर्ण कृषि, अनुचित सिंचाई, जनन उत्जनन, ये सब कारणों से औद्योगिकरण से मृदा अपरदन होता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन भी होता है, आप इसके कारण भी बाकायदे बता सकते हैं। ठीक, अब संसाधन क्या है और भू संसाधन जो है इनके बारे में बताना है। संसाधन हम देख चुके हैं, ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। तो भू संसाधन का क्या मतलब है तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। और भू संसाधन अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया आपका? ए रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ए है आपका। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि सुनिए, सुनिए क्या भू संसाधन से क्या तात्पर्य है और भारत में भू उपयोग के आवश्यक परिवर्तनों हेतु 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ठीक है, घबराइए नहीं। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है साथ तो आप लोगों ने दिया है, तो भी हमको क्या, हम तो थोड़ी जाने वाले हैं बीच में। मृदा अपरदन हो गया, मृदा अपरदन के बाद संसाधन, और संसाधन में आपको समझना है तो संसाधन किसे कहते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। आवश्यकता की पूर्ति करेगा, एक चीज दो एक बार पढ़ लिए, उसको बार बार थोड़ी पढ़ेंगे हम। भू संसाधन, पृथ्वी पर लगभग 70% क्या है? जल है। 30% क्या है? स्थल भाग है। मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि की उपयोगिता बहुत जरूरी है। कृषि से लेकर भवन निर्माण, चारागाह, परिवहन सब कहाँ हो रहा है? जमीने पे तो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी, जितना चीज हो रहा है सब जमीन पे। लेकिन भूमि एक स्थिर संसाधन है, यानी कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति इस पे की जा रही है, ठीक है। अब दिन रात आवश्यकता हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि निश्चित सीमा उपलब्ध है। इसी कारण से आज भूमि का सतत दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। क्यों? तो भैया इसलिए कि भूमि का उपयोग, इनमें से होने वाले परिवर्तन किसी क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कि भारत में पहली बार 1988 में एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अपनाई गई और ये बताया गया कि देखिए कैसे हम क्या उपाय करेंगे, ठीक है। तो ये समझते हैं हम लोग कौन सा उपाय हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भूमि के उपयोग का जो विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, ठीक, कि कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। और वन नीति के तहत 33.3% ही वन आवरण स्थापित करना, मतलब इतना वन रहने देना है।
गैर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में बढ़ोतरी को रोकना, जहां कृषि अभी नहीं हो रही है उसको थोड़ा रोक के रखना। बंजर भूमि का हम लोगों को और ज्यादा डेवलपमेंट करना है। और फिर ये इतनी सी चीजें इसमें याद रखनी थी। बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि कोई लिख सकता है, अधिकतर क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हैं, कोई ज्यादा, बस थिंकिंग आपकी थोड़ी सी सही होनी चाहिए, तो सोच समझ के आप इसके सभी के आंसर दे सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। बस 2 क्वेश्चन और है, 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैश्वीकरण एक बार देख चुके हैं तो दोबारा इसको हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, इसमें आप ब्रिक्स और ब्रिक्स 7, नाटा, आसियान, ये क्या है, तो ये सब गठन है, इनके बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा भी नहीं बोल रहे हैं। संगठित असंगठित क्षेत्र दोबारा हम नहीं इसको पढ़ते हैं, एक बार हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो संगठित असंगठित और क्या नाम से इसका, वैश्वीकरण, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो फिर अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग, लास्ट में आ जाते हैं क्या, तो लास्ट में आ जाते हैं हम मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, एक वैश्वीकरण का ये लास्ट वाला है, तो थोड़ा बड़ा है, इसको हम एक बार समझ ले क्या, छोड़िए इसको, ये सब चीज आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से यहाँ से। ठीक है, मानचित्र यहाँ भी है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। चैप्टर मतलब पूरा मॉडल पेपर, एक कंप्लीट मॉडल पेपर दे रहे हैं आपको, एक कंप्लीट मॉडल पेपर यही है। चलिए क्वेश्चन, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, कौन सा स्थान था, चंपारण, 1917। राजकुमार शुक्ला है, गांधी जी को लिवा के गए, गांधी जी गए तो गांधी जी को देख के, गांधी जी गए डीएम के ऑफिस में, सब बोले कि गांधी जी डरते नहीं है का डीएम से, बोले गांधी जी कौन डीएम है, चलिए बतिया लेते हैं। पहुंचने के बाद गांधी जी उनसे बतियाते हैं तो सब लोग अपना चप्पल उप्पल लेके खड़े थे गांधी जी के पीछे, की जैसे डीएम आते हैं सब लोग भाग जाते हैं वहां से। अब गांधी जी के सामने आके डीएम साहब अंग्रेजी में अंग्रेजी झाड़ते हैं थोड़ी सी कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड। अब गांधी जी बोलते हैं इनको कुछ ना कुछ तो अंग्रेजी में सुनाए, तो 1 घंटा तक उनको दक्षिण अफ्रीका से लेके भारत से ब्रिटेन तक सब कानून पढ़ा के सुनाते हैं अंग्रेजी में। एक के बाद वो बेचारू जाते हैं अंदर और वहां रह जाते हैं, तो सब सोचते हैं कि गांधी जी तो बाबा है, कोनो मंत्र सीख के आए हैं, तो वहीं से इनको महात्मा की उपाधि दे दी जाती है कि बाबा है, मंत्र फूंक देते हैं। तो फिर जो है ये उसी समय की घटना है, नील की कहानी। और आगे अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया, फिर से वही डबल डबल बार एक आओगे। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कपास उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित तो गुजरात है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मूंगफली के लिए गुजरात है। ठीक है, बाकी खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश का नरौरा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, नागपुर महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, गुजरात। वह स्थान जहां कांग्रेस ने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, लाहौर। ठीक, तो इस इतनी बात आप याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1929 में, इनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि हमारे पिताजी को आपने उनकी बात को टाला है तो आपसे हम बदला लेंगे,
और 26 जनवरी से झंडारोहण करना चालू कर देते हैं। तो आप लोग ये कंप्लीट कर दिया है हमने। 3 मॉडल पेपर और हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, बट आज नहीं, बाद में कभी। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।